हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट के इस सेशन में। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं ना, ये नीट के सबसे पसंदीदा टॉपिक में से एक है। हर साल नीट ने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम तो 3 या 4 भी हो सकते हैं, पूछा ही है। ठीक है, हर साल। तो मैं बात कर रहा हूँ 12th के टॉपिक, एक फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। और बच्चों ये पूरे केमिस्ट्री 11th-12th के टोटल केमिस्ट्री के चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रीट किया जाता है फॉर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज जेई ऑल्सो। अब प्यारे बच्चों एक और बात, पहले जब हम ये नीट का जो सेशन मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैं क्या करता था, हार्डली 15 ईयर्स के क्वेश्चन जो रियल ट्रेंड होते थे, पैटर्न होते थे, उसको कवर करता था। बट जैसे जैसे आप सबका प्यार मिला, बच्चों का रिप्लाई आया कि सर ऐसा करिए ना कि पूरा ही करा दीजिए, तो बच्चों आज के क्लास में हम एवरेज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 सवाल, मतलब नीट में केमिकल काइनेटिक्स से पूछे गए जितने सवाल हैं अब तक के हिस्ट्री में, आज इस वीडियो में पूरा का पूरा एक एक सवाल और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और भरोसा रखना कि अगर ये वीडियो आप लोग पूरा कवर करते हो तो नीट में इस चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बनेंगे ना। ठीक है, क्योंकि हम केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं कि नीट और कैसा सवाल अटैक कर सकता है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। और ये रहा 2020 नीट में पूछा गया पहला सवाल। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10 की पावर -3। प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है। क्या दिया हुआ है आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू? तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि यहाँ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है 4.606 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। हमने तो यूनिट देख के समझ लिया ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। के की यूनिट पर सेकंड में रहे तो कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। हालांकि क्वेश्चन में भी बोल ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आगे क्या बोलता है बच्चों? द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। मतलब कि वो समय निकाले जब अभिकारक 2 ग्राम से 0.2 ग्राम हो जाता है। तो 2 ग्राम क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ए नॉट की वैल्यू है 2 ग्राम, और हो जाता है बोला गया है, मतलब ये फाइनल कंसंट्रेशन है जिसकी वैल्यू आप लोग क्या लेते हो, ए माइनस एक्स। और ये बच्चों कितनी है? 0.2 ग्राम। आपसे टाइम पूछा गया है, टाइम का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों को याद होगा ही, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। डायरेक्ट न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछा है 2020 नीट ने, मतलब तैयार रहना, इस बार कॉन्सेप्चुअल नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, न्यूमेरिकली क्वेश्चन 2021 में भी पूछ सकता है। ओके, डाटा पुटिंग का काम करना है मेरे प्यारे बच्चों को। यहां रख दीजिए, इसको हटाइए। ठीक, तो अब यहां पर मैंने के की जगह पे डाटा रखा, दैट इज 4.606, दिस इज पॉइंट, इंटू 10 की पावर -3 लॉग ऑफ ए नॉट की जगह पे 2 डाल दिया और ए की जगह पे 0.2 डाला। ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला पार्ट तो आपस में सिंपली कैंसिल हो गया, 2.303 और 4.606 2 से कैंसिल हो गया। ओके, ये 10 की पावर -3 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10 की पावर +3 डिवाइडेड बाई नीचे है 2, ध्यान देना ना। और बगल में लॉग, लॉग ये 0.2 है और ये 2 है, ये कितने में कैंसिल हुआ होगा बच्चों? ये कैंसिल हुआ होगा 10 में। ठीक, किसमें? 10 में। log 10 जिसका बेस भी क्या है, 10 है, इसकी वैल्यू आपको याद होती है 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो फाइनली हमें मिल रहा है 10 की पावर 3 बाई 2, मतलब कितना आया, 1000 बाई 2, दैट इज 500 सेकेंड। क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। डायरेक्ट न्यूमेरिकली क्वेश्चन, इस बेसिक से फॉर्मूले को आपको याद रखना था और सीधे सीधे सवाल में यूज करना था। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ऐसे सवाल अब आगे मिलेंगे ना, क्योंकि नीट का तो पैटर्न ही है, नीट अपने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। यही चीज तो आज की वीडियो में सीखनी है। और इतना कॉन्फिडेंस आ जाना है ना कि जब नीट के पेपर में बैठे ना, तब भी पता रहे कि हमसे तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा ही,
कोई रोकेगा नहीं हमको, ठीक है। तो आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो भैया आपकी बारी रहेगी। चलो नोट कर लो बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। चलिए 2020 में ही पूछा एक और सवाल। क्या सवाल है? एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, मतलब बोल रहे किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में अगर बढ़ोतरी की जाती है तो किसके में परिवर्तन होगा? ऑप्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की उष्मा में, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा में, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब संघट्ट आवृत्ति में, और एक्टिवेशन एनर्जी संक्रियण ऊर्जा में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है ये कुछ नहीं है, दिस इज फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक सेकेंड में मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड होते हैं ना, टकराते हैं, उसी के नंबर को हम क्या नाम देते हैं? उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, ओके। अब ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है ना, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, वो कहीं ना कहीं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी। भाई जितने ज्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, इसीलिए वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो 2020 में एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन आया, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, कितना बढ़िया बैलेंस मेंटेन कर रहा है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2019 नीट के क्वेश्चन को देखने। क्या पूछा है? इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की है, द टाइम इज टी रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। आपसे बोल रहा है 99% केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों को फॉर्मूला तो याद होगा ही कि T एट एनी टाइम अगर पूछा जाए तो वो क्या होता था? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। याद आ रहा है? यही A क्या होता था? इनिशियल कंसंट्रेशन A0, और A माइनस एक्स क्या हो जाता था? A। ओके बच्चों मैं मान लेता हूं A ना मेरा 100 है, क्या है? A 100 है, और 99% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब रिएक्टेंट का 99% जो कंसंट्रेशन है, हिस्सा है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है, और जो पार्टिसिपेटेड अमाउंट होता है वही तो एक्स होता है। तो यहाँ 99% केमिकल रिएक्शन कंप्लीट है, मतलब पार्टिसिपेटेड अमाउंट कितना ले लिया? एक्स ले लिया। तो प्यारे बच्चों A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई? तो 100 माइनस 99 कितना आ गया? 1। डाटा का पुटिंग करना है बस। तो 99% केमिकल रिएक्शन में लगने वाला समय 2.303 अपॉन के लॉग A की जगह पे हमने रखा 100 और A माइनस एक्स की जगह पे हमने रखा 1। जब इसको थोड़ा सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 100 को बच्चों हम 10 की पावर 2 लिखेंगे। क्लियर? और आपको पता है लॉग में जो पावर होता है वो कूद के सामने आ जाता है। तो ये हो गया 2.303 इंटू 2 लॉग 10 डिवाइडेड बाई व्हाट? के। अब सब बच्चों को पता है लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6064.606 बाई के। ये है आपका 99% केमिकल रिएक्शन होने में लगा समय। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है बच्चों? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना प्यारा सा सवाल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देख रहे हो यही फॉर्मूला फिर से रिपीट हो गया ना, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी। चलो अगला सवाल आते हैं बच्चों। बोल रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना? 2.303 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। ठीक, आगे आपसे बोल रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 10 ग्राम। मतलब बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है? 40 ग्राम। अब बाद में जो बचा है वो कंसंट्रेशन कितना है भैया? 10 ग्राम। बात पकड़ पा रहे हैं?
अब मुझे लगता है ये सवाल अब आप लोग को खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, चलो एक बार वीडियो को रोक के बीच में ट्राई करो। कर लिए? अब मैच करते हैं। ठीक है, अब हम भी बना लेते हैं भाई। आपको पता है आपसे क्या पूछा गया है, टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम की फॉर्मूला ही हम लोग को पता है 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट। कई बार इसको हम लोग स्मॉल ए भी ले लेते थे और नीचे आता था ए, इसी को हम लोग ए माइनस एक्स भी ले लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है। रखिएगा डाटा, दिस इज 2.303, नीचे भी के की वैल्यू रखा गई जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 10⁻³ लॉग ए कितना है बच्चों, तो 40 दिख रहा है, और मतलब ये a माइनस एक्स या ये a बोल लो, वो कितना है 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये तो कैंसिल हो गया, ये 10⁻³ ऊपर आके +3 हो गया, लॉग कितना आया 4 आया, तो ये हो गया 10⁻³ लॉग 4 को हम 2⁻2 लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान देना, ये 10⁻³ तो 1000 हो गया, ये 2 सामने आ गया ना, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग 2। क्लियर? तो दिस इज 2 इंटू 10⁻³ को 10⁻³ रहने दो, log 2 की वैल्यू जान लेना 0.3010 होता है। कितना होता है? 0.3010। तो जब ये 10⁻³ इस 0.3010 से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये हो जाएगा 301। तो 301 इंटू 2 कितना आया? 602 सेकेंड। क्या है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है ऑप्शन। आपका भी यही आंसर आया होगा। जिनके आंसर आए हैं कमेंट में यस जरूर लिखें। चलिए बच्चों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो, नीट 2019 में भी पूछ दिया और 20 में पूछ दिया। हालांकि ये उड़ीसा नीट है, जब फ्लूड आ गया था ना वहाँ पे, तो थोड़ा बाढ़ आ गया था, तो उस हिसाब से उसको बाद में कंडक्ट कराया गया था उस एग्जाम को, उड़ीसा बस के लिए। आगे आ जाइए। बोल रहा है क्या? फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की वैल्यू दे दी है 0। कितना प्यारा सवाल। एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अब हम लोग को करना पड़ेगा याद। ठीक, द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज 1.6 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड। मतलब बच्चों T1 टेम्परेचर मान लो 200 केल्विन है, और उस T1 टेम्परेचर पे हमारे लिए K1 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻+6। 10 की पावर क्या है बच्चों? +6 है पर सेकेंड। ओके, अब आगे बोलता है द रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन विल बी व्हाट? अच्छा, T2 टेम्परेचर आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 400 केल्विन, और आपसे बोल रहा है इस 400 केल्विन ताप पर जो रेट कांस्टेंट K2 आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में 5 चीजें रहती है, जिसमें से 4 चीजें नोन रहती हैं। देख रहे हो, ये पता है, T1 पता है, K1 पता है, T2 पता है, K2 लाना है, 5वीं चीज लानी रहती है। फॉर्मूला क्या बनता है? तो मुझे लगता है कि आप लोग को फॉर्मूला याद आ रहा होगा, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू, फॉर्मूला याद आया, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। चाहो तो इसको सॉल्व करके T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 भी लिख सकते हो। यहां पर प्यारे बच्चों समझने वाली बात यह है कि लॉग K2 का मतलब K 400 लिख दे रहा हूं, क्योंकि T2 टेम्परेचर तो 400 है, डिवाइडेड बाई K1 को 200 केल्विन पर आने वाला रेट कांस्टेंट इक्वल टू EA की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 0। जब EA की वैल्यू 0 है तो ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई करा के भी क्या हो जाएगा? 0। लॉग का बेस अभी क्या चल रहा है बच्चों? 10। अब हम लोग को क्या मिलेगा? अब यहीं से हम लोग को मिल जाएगा K 400 अपॉन में K 200 इक्वल टू 10 का पावर 0 और एनी नंबर की पावर 0 इज 1। क्योंकि ये जब लॉग उधर जाएगा ना, तो ये 10 की पावर में 0 आ जाएगा, एंटी लॉग टाइप वाला सिस्टम। तो यहां से बच्चों आप देख पाओगे कि ये वैल्यू 1 की इक्वल है, मतलब K 400 इक्वल हो जा रहा है K 200, और K 200 की वैल्यू आप सबको पता है बच्चों, कितनी पता है? क्वेश्चन में तो गिवन था ना, K1 जिसको हमने लिया था, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर 6। मैं बार बार माइनस लिख दे रहा हूं, क्या हो गया ये? 10 की पावर 6 पर सेकेंड।
मतलब याद रखना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 आती है तो चाहे टेम्परेचर चेंज हो या ना हो, जो रेट कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आया, 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकेंड। एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 है तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे भी जो रेट कांस्टेंट आएगा केमिकल रिएक्शन का वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, नोट करके लिख लेना कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 2018 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। When initial concentration of reactant is double, मतलब अगर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुनी कर दी गई, ठीक है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना होगा। भैया हमने तो एक रिलेशन पढ़ा है, किसका रिलेशन पढ़ा है, टी हाफ और जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ मैंने रिलेशन बताया था ना, ये ले लेना 1 माइनस एन, जहां एन क्या है, एन क्या है बच्चों के लिए, एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन है भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं, फॉर जीरो ऑर्डर एन की वैल्यू कितना लिया जाएगा, जीरो ले लिया जाएगा, ये जीरो ऑर्डर की बात चल रही है। तो ऐसे केस में आप साफ साफ समझ गए कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा 1 माइनस जीरो, मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बच्चों, डबल हो रहा है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा, कहानी खत्म, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स का मैंने 12th क्लास में पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है पूरा चैप्टर का, तो वहां पर ये सारी चीजों को मैं काफी ज्यादा स्ट्राइक करता हूं कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। तो आंसर हो गया इसका खत्म, ये भी डबल हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पूछा था। क्या हो रहा है ये, थोड़ा छोटा करके ले आते हैं ओके, पढ़ाते बन जाएगा अब। बोरो द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात करने को बोल रहा है, ठीक है, बोलता है करेंगे। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं the rate of first order does not depend upon the reactant concentration and the rate of second order does depend on the rate of reactant concentration, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है, पर द्वितीय कोटि के लिए कर रहा है। तो प्यारे बच्चे एक बात तो जान लो कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना भाई, जो रेट कांस्टेंट होता है के, ये तो केवल किसका फंक्शन होता था, टेम्परेचर का, केवल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, और किसी भी फिजिकल पैरामीटर लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इन सब के साथ की को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे पूछा गया था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से के को कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलता है नहीं पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर के लिए बोलता है पड़ेगा, भैया किसी भी ऑर्डर के लिए के को कोई फर्क कंसंट्रेशन से नहीं पड़ने वाला। सेकंड बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो 0.693 अपॉन के होता है, मतलब कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो ए की पावर 0, मतलब ए से क्या रहता है, इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, वही फॉर्मूला जो अभी पढ़े थे, टी हाफ को आप ए की पावर 1 माइनस एन में लगा के देखो ना, एन की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। आगे बोल रहे एंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड अपॉन ए। अच्छा, अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 2 रख दोगे बच्चों, फॉर सेकेंड ऑर्डर क्या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ डिपेंड करता है कि नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो आप साफ साफ समझोगे ए की पावर 1 माइनस 2 रखा, मतलब ए की पावर -1 आया, मतलब जो टी हाफ है वो ए की इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और जब इसकी वैल्यू भी आप सॉल्व करते थे तो याद आ रहा होगा आप लोग को 1 अपॉन ए की आता था, याद आ रहा है, ए क्या है, यही जो मैं ए लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ए नॉट है, यही ए क्या है, ए नॉट है, आपके क्वेश्चन में ए नॉट करके बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो कि सेकंड ऑर्डर में तो कर रहा है डिपेंड,
डज डिपेंड बोल रहा है ऑन ए नॉट, और फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड बोल रहा है, तो सही तो बोल रहा है, यही आंसर सही होगा, और क्या दिक्कत है। पहला ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं करता, सेकंड ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही इकलौता ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। और देखिए अभी जस्ट नीट ने इसके पहले ही साल में जो क्वेश्चन पूछा था वो यही रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और अभी भी इसी रिलेशन के बेस्ड पे क्वेश्चन आ गया। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं ना बच्चों, देख पा रहे हो आप लोग 5 सवाल बनाए नहीं कि अभी रिपीटेशन चालू हो गया, इसलिए बोल रहा हूं ये सब जो वीडियोस हम बना रहे हैं ना हाईली प्रोडक्टिव होने वाली हैं, पूरा देखा करो। अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी शेयर किया करो यार, अच्छा लगेगा मुझे भी। अगला क्वेश्चन बच्चों, इस बार तो क्वेश्चन की एकदम झड़ी आ गई। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दोगुनी की जा रही है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अरे ये तो हम लोग कर चुके हैं बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, तो अगर टी हाफ को अपने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया तो टी हाफ भी डबल होगा। अभी हमने नोटिस कर लिया था इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखो यहां सीखने लायक एक सवाल है, ये सवाल ठीक क्या है, ये आपको बोल रहा है x2 प्लस y2 से 2xy बनाना है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल टाइप का केमिकल रिएक्शन है, और बोल रहा है कि 3 अलग अलग उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। मुझे कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताओ कि आप लोग का आंसर क्या आया, ठीक, बनाए इसको, कमेंट जरूर करना। अब चलो हम ट्राई करेंगे बच्चों, आपने स्पेशल फोकस इस पे रखो, ये जो इनिशियल रिएक्शन है x2 प्लस y2 से 2xy बनेगा। एक इंपॉर्टेंट सी बात आप सब जान लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट सी बात है कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना वही उसका आरडीएस होता है, वही उसका क्या होता है, आरडीएस। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कहां से डिटरमाइन किया जाएगा, तो वो उसके स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन किया जाएगा। अब स्लोवेस्ट स्टेप है क्या, x प्लस y2 से कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा xy, ओके। ध्यान देंगे तो जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था ना उस समय x2 प्लस y2 था, क्या था, x2 प्लस y2, और यहाँ x है, तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं इस x को x2 लेता हूं, y को y2 तो ले ही लूंगा, बट इस x को x2 करना है बच्चों, मतलब तुरंत आपने इसके सामने क्या लगा दिया, हाफ, क्योंकि है तो ये x, इससे क्या बन रहा है एक्स वाई प्लस वाई, चलो जैसा प्रोडक्ट में दिया है। अब जब मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लूंगा तो आप सबको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल जो रिएक्टेंट होते हैं उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आया बात समझ में, तो यहां पर x2 के सामने क्या है, हाफ, तो पावर में लग गया हाफ, और y2 के सामने क्या है, 1, यहीं से रेट इक्वेशन बनेगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटेगा और यहां से एक कांस्टेंट आ जाएगा k, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। और बच्चों ये जो रेट इक्वेशन बना है ना, इस रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट की पावर्स आती है ना, जो अभिकारक की घात आती है, उसी को जोड़ दो, उससे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरेट हो जाता है। तो प्यारा सा सवाल, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये था कि स्लोवेस्ट स्टेप आरडीएस बनेगा, रिएक्टेंट क्या दिया था इनिशियल रिएक्शन में और आपको क्या दिया है उसके हिसाब से फेरबदल करना था, सीधे सीधे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया, हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 मतलब 1.5 ऑर्डर। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नीट 2017 में पूछा हुआ प्यारा सा सवाल और प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मुझे लगता है सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। but our first order reaction has a specific reaction rate, स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट बोल देना, घबरा मत जाना, वो रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू दे दी बच्चों 10 की पावर -2 पर सेकेंड, वैसे भी यूनिट देख के भी तो समझ जाओगे ना, पर सेकेंड क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का ही तो वैल्यू है। आगे बोल रहा है हाउ मच टाइम will it take
टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम। देख रहे हो 17, 18, 19, 20 4 साल में सेम टाइप का सवाल तीसरी बार रिपीट कर रहा है। कभी 2020 में आता है, कभी 40 ग्राम 10 ग्राम करता है, कभी 20 ग्राम 5 ग्राम करता है। अब मैं चाहता हूं बच्चों इसको ना आप लोग को बनाना चाहिए। ठीक है, आपके पास A0 की वैल्यू मिल चुकी है कितनी बच्चों, दैट इज 20 ग्राम। आपके पास A की वैल्यू मिल गई है कितनी बच्चों, 5 ग्राम। अब इसको आगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। टाइम निकालने बोला है 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0 अपॉन A कर देने का, डाटा रखने का 2.303 के की वैल्यू 10 की पावर -2 लॉग 20 अपॉन 5 मतलब लॉग 4, जिसकी वैल्यू 0.6 होती है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सीधे सीधे आप लोग को आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर इसी के आसपास आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये 0.6 और ये 3 है, तो ये 13 के आसपास तो ऐसे ही चले गया, और 10 की पावर -2 पर जाके बस बिल्कुल सही आंसर है 138.6। ठीक है, सॉल्व ऐसे ही न्यूमेरिकल दिमाग में चलना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नीट 2016 में पूछे हुए ये सवाल, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। मतलब उत्प्रेरकों का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया के दौरान करने पर किस भौतिक राशि में परिवर्तन होता है, या किस राशि में परिवर्तन होता है। एंट्रोपी में, इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में, एंथैल्पी में, एक्टिवेशन एनर्जी। तो याद आ रहा है ना कि जब हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजेस आ जाता है। क्यों, मैंने जब केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो बनाया ना तो एक एक बात को काफी डिटेल में पढ़ाया है, क्लास 12th के लिए बना हुआ है, वो पूरा प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाता है। कारण क्या है, बिकॉज जब कैटलिस्ट यूज होता है ना तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है कौन, कैटलिस्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हुआ था। ठीक है, आगे बोल रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो बच्चों एक्चुअल में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है ना, ये आता कहाँ से है, तो मुझे आपको याद आ रहा होगा, ये आता था आर्हीनियस इक्वेशन से, K इक्वल टू A e की पावर -EA अपॉन में RT, जहाँ K क्या था, रेट कांस्टेंट, A क्या था, A फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हीनियस फैक्टर या प्री लॉग फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से जाना जाता था। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। आप दोनों साइड लॉग लगा दिए, और लॉग में भी कौन सा, तो नेचुरल लॉग। ठीक है, तो ये हो गया ln, क्या हो रहा है, A इंटू ई की पावर -EA अपॉन RT। लॉग m इंटू एन वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है, तो जैसे ही log m इंटू एन वाला कॉन्सेप्ट दिखा बच्चों, आप इसको अलग अलग कर दोगे, ये ln A अलग हो गया, प्लस ln e की पावर -EA अपॉन RT। ये ln मतलब नेचुरल लॉग, इसका मतलब कुछ और नहीं है, ये ऐसा है लॉग जिसका बेस क्या है, e है। ठीक है, जिसका बेस क्या है, e है। तो यहां से बच्चों ln k इक्वल टू आप समझ पाओगे ln a, जो पावर रहता है वो तो कूद के सामने आ जाएगा, तो -EA अपॉन RT, और अंदर आता है ln e की वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होती है। तो यहां से आपको फाइनली एक फॉर्मूला बन गया ln k इक्वल्स टू ln a, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ a, -EA अपॉन में RT। तो यहीं से जो हम लोग कंपेयर कर लेते थे, कंपेरिजन करते थे कि ये y हो गया, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है, और ये क्या है, mx है। ठीक, तो y एक्सिस पे क्या आ जाता था, ln k, और x एक्सिस पे चलो इसको यहां तक तो नोट कर लो फिलहाल। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यही बनाता हूं बच्चों। y एक्सिस पे है हमारा ln k, और x एक्सिस पे हमारा कौन होता है, 1/t। इसके बीच में जब आप ग्राफ बनाते थे ना, तो वो ग्राफ ऐसा नीचे आता था, याद आ रहा होगा आप लोग को। और इसी ग्राफ का जो स्लोप है, जो प्रवणता है, उसी की वैल्यू होती है -EA अपॉन R। अगर log बेस 10 में लोगे ना, तो ये स्लोप हो जाता है EA अपॉन 2.303 R। ln के टर्म में लोगे तो EA अपॉन R,
तो आपसे बोला गया था कि स्लोप होगा एक्टिवेशन एनर्जी किस ग्राफ के लिए, तो वो ग्राफ है ln k वर्सेस 1/t। है क्या कोई हमारे पास ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ? हो गया ये आंसर। ठीक है, ये है आपका आर्हीनियस इक्वेशन और ये उसका डेरिवेटिव पार्ट। एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम पूरे का पूरे क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन आगे बनेंगे तो आपसे बच्चों ये कॉन्सेप्ट पता रहे, सीधे सीधे हम उसको यूज करेंगे। ठीक, होप सो आपको सारी बातें सही से समझ में आ जा रही होंगी। अब आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, ठीक है ना, बोल रहा है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट वही एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करेगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ए से बी बन रहा है, इस दुनियादारी के की वैल्यू दे रखा है। के कितना दिया है, के कितना दिया है, के बहुत ज्यादा दिया है, 0.6 इंटू 10 की पावर -3 दिया है। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसा बोलने से ना मैं एक बात तो समझ गया, अगर ये के का यूनिट है तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। वो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। भैया के का यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जस्टिफिकेशन कर लेना ना। कैसे करोगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, लीटर की पावर में जो भी आएगा ना उसमें +1 कर देना, वही ऑर्डर है। जैसे अगर लीटर की पावर में मैंने +1 किया, -1 +1 जीरो ऑर्डर। अगर मान लो ऐसा आता बच्चों, मोल की पावर 2 या मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 पर सेकेंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लीटर की पावर 2 है, उसमें एक बढ़ा दो, थर्ड ऑर्डर आ जाता। ठीक, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। वाह, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए और ए से बी बन रहा है, आपसे बोल रहा है कि ए का कंसंट्रेशन 5 मोलर है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में याद रखना, थोड़ा सा मैं ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। मान लो ए से हमारा बन रहा है बी, मैं आ गया टी इक्वल टू जीरो टाइम पे। टी इक्वल टू जीरो टाइम पे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन जो है ना ये ए है, ये जीरो रहेगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। टी इक्वल टू टी टाइम पे ये एक्स मोल कम हुआ, ये भी एक्स मोल बढ़ गया, और फाइनली हमें कितना मिलने वाला है, तो ये रिएक्टेंट बचेगा ए माइनस एक्स और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एक्स। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन आर आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। भैया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कौन है, ए। यहां पर एन लगता है, एन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के के लगा दो, और ए का कंसंट्रेशन कितना रखा गया, ए माइनस एक्स। कौन से ऑर्डर के लिए बात हुई थी, ऑर्डर तो आप लोग समझ गए थे के का यूनिट देख के ही कि ये जीरो ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। तो आप यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप सीधे सीधे समझ गए, आर की वैल्यू सीधे सीधे के बराबर होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। केवल किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। यहां तक की बात समझ में आई। यहां तक बच्चों आप एक स्क्रीनशॉट लो। अब ध्यान देना, मैं इस पार्ट को थोड़ा हटा रहा हूं, ठीक, ये बाय, ठीक। अब देखना कि ए से बी बना है, जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है ना वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में होता ही है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है, कंसंट्रेशन ऑफ बी पूछा गया है 20 मिनट में, मतलब ना आपको dt की वैल्यू दी हुई है। dt की वैल्यू आपको प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ है, 20 मिनट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक काम कीजिए, इस आर की जगह पे या इन दोनों को कोरिलेट करा दो, तो आर इक्वल टू आप समझ जाओ, इसको हटा दो, काम नहीं है, हमको तो बी लाना है ना। ए का तो बस ऐसे फ्री फोकट में दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं था ए को। और ये जो आर है बच्चों वो के की इक्वल है, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई व्हाट, dt। तो यहीं से आप लोग समझ पाओगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर लाना होगा तो वो k इंटू डी टी होगा। के की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.6 इंटू 10 की पावर -3। dt, dt क्या है, टाइम, टाइम कितना है, 20 मिनट।
मिनट में दिया है ना भाई, सेकंड में कन्वर्ट करो तो 60 का मल्टीप्लाई। तो यहीं से आप लोग अब समझ गए कि जो आंसर आने वाला है, ये देखिए ये हो गया 1200 और ये 10⁻³ उसको बना दिया कितना 1200 इंटू 10⁻³ मतलब 1200 को 1000 से डिवाइड करो 1.2 1.2 इंटू 0.6 बच्चों 0.72 0.72 हो गया आंसर हमारा। आया समझ में? ए बस आप लोग को भुतलाने बस के लिए दिया था, बट इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो सवाल का कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझे कि नहीं। ऐसा सवाल आगे दिखेगा ना तो बनना चाहिए बच्चों से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन में आए। बाय बोले बाय। अच्छा क्वेश्चन था ये। 2015 में क्या होता है, नीट का पेपर हो गया था लीक, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो गया टाइट। इसलिए आज के डेट में नीट का पेपर आप दिलाने जाएंगे ना तो लड़कियां यहाँ तक का ही कपड़े पहनेंगी, लड़के बाल उल बांध के टोपी ओपी लगा के या कुछ भी करके नहीं जा सकते हैं। कड़ा वड़ा डिजिटल वॉच कुछ नहीं चलेगा, एकदम स्ट्रिक्ट है। अब नीट बहुत स्ट्रिक्टली पेपर लेती है। लीक हो गया था ना, तमाशा हो गया था, सेंट्रल लेवल का एग्जाम लीक हो जा रहा है भाई। चलिए, when initial concentration of a reactant is double in a reaction the half life period is not affected। भैया बोल रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और हाफ लाइफ पीरियड पे असर नहीं पड़ रहा है, मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब सीधे से समझ गए कि ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि रिलेशन तो पता है ना कि ए की पावर में 1 - n होगा। अगर मुझे ए की पावर 0 चाहिए मतलब एन की वैल्यू को क्या रखना था, एन की वैल्यू को 1 रखना था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कहानी खत्म। ऐसा ही सवाल तीसरी चौथी बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ ना, देख रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। बरा व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स when the temperature is raised from 20 degrees Celsius to 35 degrees Celsius। rate doubles और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। मतलब आप समझना T1 टेम्परेचर आपको कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 293 केल्विन होगा मेरे ख्याल से। और जो T2 टेम्परेचर है वो दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 308 केल्विन होगा। ठीक, अब कहानी में सोचने वाली बात ये थी ना क्या कि इस समय K1 क्या होगा नहीं पता, और इस समय T2 पे जो रेट कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, K2 आएगा। इतना हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है कि R जो है वो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। R जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से ना रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन तो है। अब हमसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी लानी है, चलो बाद में लाएंगे उसको। यहां एक बात समझ में आया कि R2/R1 की जो वैल्यू थी वो सीधे बोल रहा है डबल है, ठीक है ना, क्योंकि R1 जो भी है रेट क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब R2 की वैल्यू R1 के क्या है 2R1 है, मतलब R2/R1 इक्वल टू 2 है, और यही क्या हो जाएगी K2/K1, K2/K1। अब आर्हीनियस इक्वेशन अगर हम लोग लगाने जा रहे हैं तो आप सबको पता है कि log ऑफ K2/K1 इक्वल टू क्या होता था EA अपॉन में 2.303 R1/T1 माइनस 1/T2। अब प्यारे बच्चों अब चीजें आप लोग को सॉल्व करनी पड़ेंगी। K2/K1 की वैल्यू तो आपको दिख चुकी है कितनी 2, तो ये log 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को लाना है 2.303, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 8.314, 1/T1, T1 कितना भाई 293, 1/T2, T2 कितना भाई 308। सारे डाटा को आप लोग सॉल्व करना और एक्टिवेशन एनर्जी E की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। होप सो आसान काम है, ठीक है। आसपास का आंसर मिलने लगेगा, आंसर हो जाएगा, तुरंत आपके सामने आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन को डबल किया ना मतलब कि के भी डबल हो गया, तो R2/R1 ही K2/K1 है, और हमको इस इक्वेशन में K2/K1 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सवाल से अच्छा हिंट मिला और अच्छे लेवल का सवाल भी। बाकी तो न्यूमेरिकली पार्ट सॉल्व करना है, कर दे क्या, कर लोगे, कर लेना यार, ठीक है।
बहुत हेडक नहीं रहता न्यूमेरिकल पार्ट का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन, इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल है, ठीक है, फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक भैया, एक्टिवेशन एनर्जी का प्लॉट बनाते थे एनर्जी वर्सेस रिएक्शन डोमेन के बीच में या रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, जब हम लोग प्लॉट करते थे तो याद आ रहा है कैसा कैसा प्लॉट होता था भाई। यहाँ रिएक्टेंट होता था, यहाँ प्रोडक्ट होता था। ये जो एनर्जी आती थी रिएक्टेंट से लेकर ये जो मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट आया ना, ये एनर्जी गैप क्या कहलाता था आपका, एक्टिवेशन एनर्जी ई। और सिमिलरली रिएक्टेंट की एनर्जी या प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो गैप आता था, यही गैप क्या कहलाता था, चेंज इन एंथैल्पी। यही दो एनर्जी तो पढ़ते थे। और ये जो एनर्जी आती थी ये क्या कहलाती थी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और ये जो टोटल एनर्जी आता था ना, जीरो लेवल से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक, इसी एनर्जी को हम लोग नाम देते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो सारे टाइप की एनर्जी को मैंने अपने केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो में करा रखा है, आप जाएंगे वहां से देखेंगे तो आपको काफी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से सीधी सी बात है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की इक्वल है, इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन है, तो याद रखिएगा कि एंथैल्पी में चेंज कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। नेक्स्ट आ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं सवाल, a reactant is 50% complete in 2 hours, sorry, a reaction is 50% complete in 2 hours and 75% complete in 4 hours. The order of reaction is, क्या सवाल है भाई, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, समझिएगा बात को, कि ये है मेरा 50%, ये 0% और ये 100%। 50% पे जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टी हाफ, वो क्या होता है, टी हाफ। अब समझ जाना कि अब आप ना 50% पे आके खड़े हो गए हो, अब आप कहाँ खड़े हो गए, 50%। तो अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन ए हो गया, इसका आधा मतलब कहाँ हो, 75%। तो 75% में फिर से आधा टाइम पीरियड लगेगा, मतलब हाफ लाइफ पीरियड लगेगा। तो यहाँ 75% पे जो हाफ लाइफ पीरियड लगता है ना, वो क्या रहता है, इनिशियल का डबल रहता है, मतलब इनिशियल टी हाफ का डबल रहता है। तो बच्चों ऐसा अगर हो कि फर्स्ट टी हाफ 2 आवर्स है और सेकंड टी हाफ 4 आवर्स है, मतलब कि कहीं ना कहीं 75% केमिकल रिएक्शन अगर डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ 50% केमिकल रिएक्शन आता है, तो ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बात समझ में आया, ठीक है, इजीली क्वेश्चन, सिंपली अब बना सकता थे। चलिए इसको मैं बाय बोलता हूं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन सीखने लायक बहुत जरूरी, मजा आने वाला है। क्या कह रहा है, इन रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट इज डबल्ड। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है ना, मतलब बच्चों पहले तो आप रेट इक्वेशन बना लो कि ए की पावर में बच्चों हमने ले लिया x और b की पावर में हमने ले लिया y। ये जो मैट्रिक्स सिखाऊंगा ना, इसी से आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में या नीट के पेपर में या जेई के पेपर में सॉल्व करोगे। ठीक है, क्या कहता है, when the concentration of B is doubled, मतलब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि यहाँ पर B ले लेना है और ये रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन है। B का कंसंट्रेशन बोल रहा है डबल करने का, तो आपने 2 रखा, बट B की पावर में क्या चल रहा है बच्चों, Y चल रहा है। ठीक है, when the concentration of B is doubled then the rate increased by a factor of 8 times। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो गया, 8। मतलब यहां से रिलेशन आया 2 की पावर y, इस 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो y की वैल्यू यहां से बच्चों हमें कितना मिल गई, 3 मिल गई। एक काम हो गया, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है when the concentration of both of reactant A and B are doubled, ठीक है, the rate law for the reaction can written as, ठीक है, ऐसा कुछ पूछ दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया था। when the concentration of B is doubled the rate increased by the factor 8, तो ये 8 टाइम्स है, 2 की पावर y की वैल्यू 3, ठीक तो है।
आगे देखो, ये तो ऑप्शन में आया ही नहीं। अच्छा चलो एक काम करेंगे, इसको अभी थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। देखो तो थोड़ा सा इधर कि बोथ डबल कर रहा है, ये ए का कंसंट्रेशन है, ये बी का कंसंट्रेशन है। ओके, ओहो, सवाल इसीलिए पढ़ने में गड़बड़ हो गई। रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। ओ शिट शिट। चलिए ध्यान दीजिएगा, रेट को क्या करने बोला गया है, रेट को डबल करने बोला गया है बच्चों, रेट को डबल करने बोला गया है। तो यहाँ 2 आएगा, मतलब 2 की पावर 1, तो ये भी 2 की पावर 1, तो y की जो वैल्यू आएगी ना, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब आगे सवाल कहता है एंड रेट इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल्ड। मतलब ए और बी अगर दोनों की सांद्रता को दुगनी की जाती है, ए का भी दुगना करना है, बी का भी दुगना करना है, ए की पावर में x चलेगा, बी की पावर में y चलेगा, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो आएगा 8 टाइम्स। आया बात समझ में? मतलब एक काम कीजिए, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू क्या चल रहा है, 8 की जगह पे 2 की पावर 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू बच्चों को कितनी दिखती है, 3 दिखती है। x y की वैल्यू तो हम लोग पहले से ला चुके हैं ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो भैया अब यहां से सीधे सीधे आपको समझ नहीं आ गया कि इस बार अगर रेट ऑफ रिएक्शन लाना है तो वो क्या आया, a की पावर x मतलब 2, b की पावर y मतलब 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल बड़ा प्यारा और बनाए भी उतना ही प्यारा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। खिंचा गया। चलिए आगे आते हैं। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन for every 10 degree Celsius rise of temperature, the rate is doubled. If the temperature is increased from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius, the rate of reaction will becomes। बच्चों ये सवाल ना अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब देखिए सीखने में मिलेगा आपको। कभी भी ना याद रखना एक कॉन्सेप्ट कि एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप इंक्रीमेंट करते हो ना, तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या रहेगा, जो नया रेट ऑफ रिएक्शन आएगा ना, वो 2 की पावर n इंटू पुराना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और ये n कैसे आएगा, ये n आएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। ऐसा करने से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां रख दीजिएगा, n लाने जा रहे हैं, T2 कितना है भाई 100, माइनस T1 कितना है 10, देखो ना T1 10 है, T2 100 है, डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 90 अपॉन 10, मतलब कितना आया, n की वैल्यू 9। तो r डैश नया वाला रिएक्शन, चाहे जीरो ऑर्डर बोले, वॉस फर्स्ट ऑर्डर बोले, कोई भी ऑर्डर बोले, सेम कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट। और ये n की वैल्यू कहां से आएगा, तो ये ट्रिक याद रखना। तो ये हो गया 2 की पावर n, n की जगह पे बच्चों 9 इंटू आर, मतलब ये हो जाएगा 512 टाइम्स r। कितना टाइम्स हो जाएगा, 512 टाइम्स। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखने की चीज है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी करना है। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों एक्टिवेशन आईआईटी मींस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। Activation energy EA and the rate constant K1 and K2 of a chemical reaction of two different temperature T1 and T2 are released by, related by, not released by, okay? मतलब एक्टिवेशन एनर्जी K1 K2 और T1 T2 के बीच में रिलेशन लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेचुरल लॉग के टर्म्स में दिया है, इसलिए 2.303 नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर लॉग के टर्म में देता तो दिखाई देता। ठीक है, तो हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ ही रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, सीधे सीधे आपको तो ये याद हो रहता ही है कि भैया लॉग ऑफ, या नेचुरल लॉग ही ले लेता हूं मैं भी, ln के 2 अपॉन के 1 इक्वल टू होता है ई ए अपॉन आर 1 माइनस T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन डी मिल गया आंसर। पर ध्यान देना कि अगर मैंने सामने माइनस निकाल दिया तो ये ई ए अपॉन आर, ध्यान दोगे तो ये 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 होगा। किसकी वैल्यू, ln K2 बाई K1 की वैल्यू। क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल
तो इस बार इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक बी भी आ रहा है और दूसरा डी भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया था। बड़ा बड़ा एग्जाम्पल ऑप्शन देखने से बच्चे डर जाएंगे करके, बट बच्चे तो स्मार्ट है, आराम से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट, मतलब निम्न में से कौन सा कथन अभिक्रिया की कोटि के लिए असत्य है। पहला, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंटली, ये बिल्कुल सही है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, पर जो मॉलिक्यूलरिटी या अणु संख्यता है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। डिफरेंस बताया गया आपको, केमिकल काइनेटिक्स के पूरा मेरा लेक्चर देखिए, सब कुछ क्लियर होगा वहां। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी बिल्कुल सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, ये तो रेट इक्वेशन जो आता है ना उसमें रिएक्टेंट का जो पावर आता है ना उस पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस अ रेट इक्वेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब ये तीनों सही सही स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, याद रखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा होल नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, पूर्णांक संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है और होल नंबर भी होता है। तो मतलब हमारे लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो वो ये है, इसलिए ये हमारे लिए यही राइट आंसर हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था ना। ठीक, आसान सा सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आगे बच्चों बोल रहा है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो भैया रेट कांस्टेंट के की यूनिट लानी है, जीरो ऑर्डर बोला है, जीरो ऑर्डर बोला मतलब एन की वैल्यू जीरो लो, लीटर की पावर में एक कम कर दो ना, तो जीरो माइनस वन, जो लीटर की पावर में आया मोल की पावर में वही रख दो, अब बगल में हमेशा पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर बोल देता और उस समय के का यूनिट लाना रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लीटर की पावर में एक कम कर दो तो वन माइनस वन जीरो, तो मोल की पावर में भी क्या हो गया जीरो, बगल में पर सेकेंड, तो फाइनली क्या आता है पर सेकेंड। अगर सेकेंड ऑर्डर बोल देता और उस समय की लाना रहता तो आप क्या करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी पता है लीटर की पावर में एक कम कर दो, मतलब टू माइनस वन तो वन हो गया, जो लीटर की पावर में आएगा मोल की पावर में वही आएगा, बस दोनों के सिंबल अलग अलग रहेंगे पर सेकेंड। तो भैया हमसे पूछा गया था जीरो ऑर्डर के लिए बताना है के का यूनिट, तो जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या हो गया, लीटर की पावर में माइनस वन, मोल की पावर में प्लस वन और बगल में पर सेकेंड, हो गया ऑप्शन। ठीक है, आसान सा सवाल, और ये ट्रिक जो मैं बताया उसको याद रखना। अब ये सवाल बच्चों प्यारा सवाल, ठीक है, बनाना कैसे उस पर ध्यान देना। आपको 2a प्लस बी से कुछ सी और डी बनाना है, सीधे सीधे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना, 3 मत मान लेना कि सर a की पावर 2 आएगा और b की पावर 1 आएगा, ऐसा तो ऑप्शन ए में डाल के दिया है, जल्दी मारो जल्दी निगेटिव कराओ, इसलिए तो दिया है ऑप्शन ए में। बच्चों इससे मॉलिक्यूलरिटी आती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं आता। आपसे पूछा गया है कौन सा सही है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन बना रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बात हो रही है। ठीक है, तो भैया ऐसे क्वेश्चन में क्या कहानी कैसे करना है, तो उसके लिए याद रखना कि आपको क्या करना है, आप समझ गए R इक्वल टू क्या चल रहा है, के ए की पावर x बी की पावर y, एक्टिव मास लेते हैं ना, ठीक है, इसलिए x और y मान लिया। अब करते क्या है हम लोग इसमें सॉल्व करते समय कि दो एक्सपेरिमेंट लो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो केवल तभी डिसाइड होगा जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज हो। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेवल चेंज नहीं हो रहा है मतलब रिएक्शन का रेट भी कोई चेंज शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो आप ना ऐसा करो कि किसी एक रिएक्टेंट को एक टाइम में कांस्टेंट रखो। अब ऑब्वियस सी बात है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मैं देख रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में ना ए कांस्टेंट है, तो हम काम किसके लिए करेंगे, फिर बी के लिए काम करेंगे। ठीक, और उस समय रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा उसको ध्यान देंगे। तो ध्यान से देखो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में बी कितना टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है, तो बी को डबल किया, पावर में डाला वाई, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है 4 टाइम्स, क्योंकि 7 4 से 28 होता है, तो ये हो रहा है 4 टाइम्स। को रिलेट कराया, 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, कहानी खत्म। अब ये तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 एंड 3 के साथ था। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट लो जिसमें ना b कांस्टेंट हो, तो वो है 1 एंड 4,
एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4 में आप समझ रहे हो बी का कंसंट्रेशन लेवल क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अब भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिसका कंसंट्रेशन लेवल चेंज ही नहीं हो रहा है उसको रेट इक्वेशन में यूज करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंजेस नहीं लाएगा ना। जो चेंज लाएगा अब वो कौन है, ए है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो ए का कंसंट्रेशन है उसका अब हम आर के साथ रिलेशन बनाएंगे। ए कितना टाइम्स हो रहा है इस बार, ए हो रहा है बच्चों 4 टाइम्स, तो 4 की पावर x, क्योंकि ए की पावर में x चल रहा है ना। उस समय रेट ऑफ रिएक्शन भी 6 से 24 हो रहा है, मतलब वो भी कितना हो गया 4, तो 4 की पावर 1 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। जैसे ही x और y मिला उठा के यहाँ पुट कर दो ना, तो r इक्वल टू क्या मिलेगा, k, a की पावर 1 b की पावर 2, क्या आंसर आया, d आया। आप गड़बड़ी कर देते इसको देख मात्र के, इसलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी होते, इसलिए ऑप्शन ए में तुरंत देता है ना वो। जल्दी गड़बड़ी करो, नेगेटिव करवाओ, जबकि इतना आसान सवाल और कैसे हम खूबसूरती से बना रहे हैं, इसको भी आप एग्जाम हॉल में यही मेथड यूज करना ना, सोच के बना देना, ठीक है। और कई बार तो इसमें पेन भी नहीं चलाना पड़ता है, मेंटली कैलकुलेशन हो जाता है। तो बच्चे यहां तक हमने कवर किया, अब आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और सवाल को भी कवर किया जाए। ये 50 क्वेश्चंस का सीरीज है भाई, 50 क्वेश्चंस का। नीट में अब तक इस चैप्टर से जितने सवाल आए हैं ना, सारा करना है, सारा करना है, ठीक है। आगे बोल रहा है फॉर द रिएक्शन N2O5 से 2NO। अच्छा, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। नीट में आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी 3 बार 4 बार पूछे जा चुके हैं। N2O5 से बच्चों ध्यान देंगे सब लोग, N2O5 से आप लोग बना रहे हो, क्या बना रहे हो, 2NO प्लस ऑफ हाफ ऑफ O2। याद रखना इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा ना, वो सीधे सीधे क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt इक्वल आ जाएगा, ये जो सामने स्टाइकियोमेट्री मल्टीप्लाई रहती है ना वो डिवाइड में आ जाती है, तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाई dt, और ये हो गया 1/1/2, मतलब जो भी नंबर मल्टीप्लाई है ना उसको आपको डिवाइड करके लिखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई dt। ये रेट इक्वेशन बना, ये पलटी मार के ऊपर आ जाएगा। आपसे बच्चों क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 इज गिवन। तो भैया N2O5 के डिस्पेरेंस का रेट दिया है, मतलब माइनस ऑफ डी ऑफ N2O5 अपॉन dt, इसकी वैल्यू दी हुई है, और ये कितना दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 की पावर -3 यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, वो सबसे मतलब नहीं है। आपसे पूछा गया है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये एक्चुअल में NO2 है बच्चों, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब D ऑफ NO2, रेट बोला है ना, ये आपको लाना है। और क्या पूछा गया है, एंड O2, O2 के भी फॉर्मेशन का रेट बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं आप। इनको कोरिलेट करवाओ, यहाँ NO2 है, इनको कोरिलेट करवाओगे ना, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, ये जो 1/2 का 2 है ना, ये जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा आप सीधे सीधे समझ पाए, क्या समझ पाए, कि ये जो वैल्यू है ये डायरेक्टली इक्वल हो रही है 2 टाइम्स N2O5 के डिसोसिएशन के रेट के इक्वल, और इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 6.25 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करने से ये हो गया 12.50 इंटू 10 की पावर -3, मतलब कि 1.25 इंटू 10 की पावर -2। तो भैया ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है, तो पहले तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया, अब या तो बी होगा या तो डी होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के केस में जब हम बात करेंगे तब ये जो 1/2 है, ये अब इन दोनों का कंपेयर करा दो ना, इस 1/2 को यहाँ लाके मल्टीप्लाई करा, तो ये सीधे सीधे 1/2 टाइम्स होगा N2O5 के डिसोसिएशन के रेट के इक्वल, मतलब हाफ ऑफ N2O5 का डिसोसिएशन का रेट कितना है
तो इतना है, सॉल्व किया, दिस इज 3.1, ठीक है, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 125 इंटू 10⁻³ तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये रेट इक्वेशन ला के ऐसे ऐसे बनाया जाएगा सवाल, और कई बार तो आप लोग को केवल इसी रिलेशन पे क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे। तो अब आगे से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में मिलने वाला है नीट में, और उस समय आपको बनाना रहेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सीधे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। प्यारा सवाल, सीखने लायक। इसे बोल रहा है N2 + 3H2 से 2NH3 बना रहा है, NH3 के फॉर्मेशन इतना दिया है, H2 का फॉर्मेशन बताना है। तो भैया सीधे बात समझ में आया ना कि जो रेट इक्वेशन R आएगा वो क्या हो जाएगा, -(d(N2) डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू H2 के सामने 3 का मल्टीप्लाई है, इसलिए अभी 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। ये माइनस क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज ये लो रिएक्टेंट है, इनका कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, और इस प्रोडक्ट है अमोनिया, 2 का मल्टीप्लाई है, इसलिए पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, NH3 डिवाइडेड बाई dt। समझ में आ गया, प्लस लगेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और 2 का मल्टीप्लाई था इसलिए 2 से डिवाइड हो गया। अब बच्चों आपको ना H2 का लाना है, NH3 के साथ रिलेशन देख लो तो आप लोग साफ साफ समझ पाओगे, d(H2) डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 3/2 टाइम्स d(NH3) अपॉन में dt। ठीक, तो देख लो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का जो रेट है वो दिया हुआ है, कितना दिया है, दिस इज 2 × 10⁻⁻⁴। ये 2 घर गया, फाइनली आंसर आ गई 3 × 10⁻⁻⁴। यही आया आपके हाइड्रोजन के डिसोसिएशन का रेट। तो ऑप्शन नंबर क्या आया, डी सही आया। अभी सेम वेराइटी आपने देखा था, वही वेराइटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आगे से ऐसे वेराइटी के क्वेश्चन अब रहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप बनाएं। ये तो आ ही गया एक और वेराइटी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिसके जिसके साथ रिलेशन लाना है आपको उसको देखना है। आपके ऑप्शन में Br2 दिख रहा है और Br- दिख रहा है, तो देखो ये रहा आपका Br2, ये रहा आपका Br2 और ये रहा आपका Br-। सीधा अगर रिलेशन लगाऊंगा तो मैं साफ साफ समझ पाऊंगा कि भैया प्लस माइनस भूल जाओ, यहां कहीं प्लस माइनस मेंशन भी नहीं कर रहा है। सीधी ये बात आएगी कि Br- कंसंट्रेशन बाई dt, सामने 5 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ 5 से डिवीजन हो जाएगा, ठीक, वो इक्वल आ जाएगा 1/3 टाइम्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई dt। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बच्चों? तो आप यहाँ ऑप्शन ए को देखो ना, इसी को जब मैं सॉल्व करूंगा, अच्छा इसके सामने माइनस चलो लगा दो, क्योंकि ये रिएक्टेंट है माइनस लगेगा, और ये प्रोडक्ट है टाइम के साथ बढ़ रहा है इसलिए इसके सामने क्या लगेगा, प्लस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन dt, ये माइनस यहाँ जाके ये क्या हो गया 3/5 टाइम्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br- अपॉन dt। तो है हमारे पास ऑप्शन 3/5 आना चाहिए माइनस में, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना, ऑप्शन ए में जानबूझ के देता है वो, जल्दी निगेटिव करो करके, एक्चुअल में देखो ये ऑप्शन नंबर डी सही आया, -3/5 टाइम्स आएगा। ओके, इजी क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हो 3 बैक टू बैक क्वेश्चन सेम टाइप का, नीट रिपीट्स इट्स पैटर्न ना, ठीक, अभी और आएंगे कई जगह दिखने के। आज ओवर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 and 86। टी हाफ की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया हुआ है 1386, क्या है, सेकंड है। आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मेरे प्यारे बच्चों, तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला तो किस सबके जुबान पे रहना चाहिए, 0.693 अपॉन के। हमें बोल रहा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक, इसी की तो वैल्यू लानी है, मतलब के लाना है, तो के हो जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ या टी 50%, डाटा रख दीजिए, दिस इज 0.693 अपॉन 1386। ठीक, तो इसको मैं 693 इंटू 10⁻³ अपॉन 1386 लिख ही सकता हूँ, और ये सिंपली ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, नीचे 2 आएगा, तो ये हो गया 1/2 इंटू 10⁻³ मीन्स
इस बार जो रेट कांस्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.5 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट कितना आता है, यूनिट पर सेकेंड। तो है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये रिलेशन याद रखेंगे टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पहले भी यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के लिए कि भैया फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ए और बी मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, और ये देखा जाता है कि मतलब भैया ए और बी अगर मिलकर उत्पाद बना रहे हैं ना, तो भैया आर इक्वल टू आप क्या बोलोगे, के ए का पावर में एक्स, बी का पावर में वाई। सेम टाइप का पैटर्न हो रहा है ये रिपीट, और ये आपको ऐसा बड़ा सा हिंट दिया है, लगेगा क्वेश्चन एकदम बड़ा सा है, हे दाई हे ददा हमसे ना बनेगा, बट रहेगा सवाल इतना ही आसान। ठीक, पहले सवाल तो पढ़ो। देखिए, ऑन डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए के बारे में बात करने बोलता है, उसके साथ आर का रिलेशन दिया होगा, बोल रहा है ए के कंसंट्रेशन को डबल किया, अब पावर में क्या लेके चलो एक्स, उस समय बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल्ड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, मतलब 2 हो गया, पावर में क्या 1, 2 को भैया 2 की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं, तो यहां से कोरिलेट होने से x की वैल्यू आ गई 1, बिकॉज बेसिस आर सेम, दैट्स व्हाई पावर शुड आल्सो सेम। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑन डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज अ चेंज बाय फैक्टर ऑफ 8 इन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अब कहता है कि ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन दोनों चेंज होगा, और उस समय रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन बनेगा। तो बच्चे ए का कंसंट्रेशन को डबल किया, बी का भी डबल किया, ए का डबल करने में पावर एक्स, बी की पावर में क्या चल रहा है वाई, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया 8। आप समझ पा रहे हो, ये सेम क्वेश्चन नीट पहले भी पूछ चुका है ना, यही बात तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि नीट इनमें मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई है तो एक्स प्लस वाई, नीट अपने ही क्वेश्चन को क्या करता है बच्चों, रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई है 3, x की वैल्यू आपने पहले से ला रखी है, तो y की वैल्यू आ गई 2, जैसे ही y की वैल्यू आपको 2 मिली, सीधे सीधे यहां से रेट इक्वेशन मिल गया k a की पावर 1 b की पावर 2। क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जाना है, सवालों को बनाना है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन, क्या कहता है, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन आर, भैया रेट कांस्टेंट मतलब ये है हमारा K1 कितना दिया है 10⁻16 e की पावर -2000 अपॉन t, ओके, और K2 की वैल्यू हमसे दिया हुआ है दैट इज 10⁻15 इंटू e की पावर -1000 अपॉन t, ओके, रिस्पेक्टिवली द टेम्परेचर एट वेयर K1 एंड K2 आर इक्वल, तो भैया K1 और K2 को आपको इक्वेट कराना है, तो K1 कितना है, K1 तो हम सबको दिख रहा है 10⁻16 इंटू ई की पावर -2000 अपॉन t इक्वल टू K2 की जगह पे 10⁻15 इंटू ई की पावर -1000 अपॉन t। आया समझ में, एक काम कीजिए, इनको यहाँ ला दीजिए, e की पावर वाले को एक पास लाइए, तो e की पावर -2000 अपॉन टी डिवाइडेड बाई e की पावर -1000 अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा 10⁻15 अपॉन 10⁻16, बोले तो 1/10 बचा यहाँ से, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये +1000 अपॉन टी हो जाएगा, तो भैया -2000 अपॉन टी 2000 क्या कर रहे हैं हम भी, -2000 अपॉन टी प्लस 1000 अपॉन टी, सॉल्व करोगे तो टी तो नीचे कॉमन आया, ऊपर में -2000 प्लस 1000, मतलब मिला जुला के आपको क्या मिलना है -1000 अपॉन टी। आया बात समझ में, तो हम उसको डायरेक्टली अब यूज करेंगे ना। ठीक है, ये बस दिखाने बस के लिए था कि इसको हम ले लेंगे, इस वैल्यू की जगह पे अब हम लोग क्या ले लेंगे
ई की पावर -1000 अपॉन टी इक्वल टू क्या आ रहा है 10 की पावर -1। क्या आया 10 की पावर -1। अब बच्चों हम लगाएंगे लॉग। लॉग जिसका बेस अभी ई है ना, बेस क्या है ई है, तो लॉग बेस ई में -1000 अपॉन टी इक्वल टू लॉग बेस में अभी ई है 10 की पावर -1। अब माइनस तो सामने आ जाएगा, यहां तो देखो ये तो सीधे सीधे 1000 अपॉन टी, यहां से देखो लॉग ई और उसका फंक्शन भी क्या है ई है, यहां से -1 तो सामने आया, बट ये हो गया लॉग बेस ई और फंक्शन में है 10। यहां तक बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा आप, ये माइनस तो कैंसिल होने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। log e टू बेस ई, log 10 टू बेस 10 1 होता था, तो log e टू बेस ई भी 1 होगा। मतलब कुल मिला के एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा यहां वाला स्पेस खाली करता हूं, इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, ये तो पार्ट 1 हो गया, बट ये पार्ट 1 नहीं हुआ ना, इसलिए log e को log 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम समझ पाएंगे, ये हो गया 1000 अपॉन टी, 1000 अपॉन टी इक्वल लॉग ई को log 10 में अगर कन्वर्ट करना होगा तो सामने 2.303 का मल्टीप्लाई कराना है, और क्या। आया बात समझ में, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या करोगे, log 10 टू बेस 10, log e टू बेस e को 1 मान लिए थे ना, वैसे ही log 10 टू बेस 10 भी 1 हो गया। तो यहां से हमें मिल गया 1000, t को उधर भेजो, 2.303 को यहां लाओ, तो 2.303 इक्वल टू व्हाट, टेम्परेचर। ये फाइनल आंसर आया। तो है क्या अपने पास ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल है। कि मतलब टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में दिया है, बस वो अलग से के मत मान लेना, ये K1 K2 टाइप का। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल, आराम से आप इसको डील कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में भाई। इफ 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट, 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली, दुनियादारी। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला करा रखा है, Tx% अपॉन Ty%। अगर कभी भी दिया रहा है x% मतलब इतना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसका फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली रख लेना, लॉग ऑफ a अपॉन 100 ले लेना, ए की जगह पे क्या ले लेना 100 ले लेना, 100 अपॉन 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ, ये हो गया 100 अपॉन 100 माइनस वाई। और इसी फॉर्मूले में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था और आपसे ये भी कहा था कि अगर t 50% अपॉन Tx% अगर रहे बच्चों, तब के केस में आप क्या करना, तो यहां सीधे 0.3 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स कर देना, सिंपल सा है। तो भैया ध्यान देना, अब सवाल में आते हैं हम लोग। सवाल में ये कहता है कि T50% अपॉन T60% ऐसा मैंने ले लिया, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0.3 लॉग, ये हो गया 100 अपॉन 100 माइनस 60 करना पड़ेगा, 100 माइनस 60 मतलब मैं सीधे 40 ले लेता हूं, ओके। ये कैंसल, लॉग 5/2 आया, ओके। तो log 5/2 को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। log 5 माइनस log 2 कर लो ना यार। log 5 कितना है 0.69 और log 2 कितना होता है 0.30। सॉल्व करने से कितना आएगा, सॉल्व करने से आ जाएगा 0.39, ओके। अब हमें चाहिए T50%, तो T50% जो होगा ना, ये जो T60% है जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, कितनी दी हुई है 60 मिनट, ये जाके यहां मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 60 मिनट इनटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.39, इस 0.39 को 0.4 मान लो ना, ये 0.4 है और ये 60 है, कितने में कैंसिल हो जाएगा, 0.4 और 60 है तो 150 में, और 150 इंटू 3 तो भैया 45 हो गया आंसर।
45 मिनट, आ गया आंसर। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को ट्रिक बताया ना, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ऐसे यूज करना है। अलग से रेट कांस्टेंट के लाऊंगा, उसके बाद 0.693 अपॉन के रखूंगा, वैसा भी कर सकते हो, पर वो समय लेगा। इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये समय नहीं लेगा, मेंटली सॉल्व हो जाएंगी सारी चीजें, पेन तक नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए, या नोट करना है नोट कर लीजिए, हटा रहे हैं हम इसको। ये सवाल देख लो बच्चों, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, इफ रेट कांस्टेंट के and the initial concentration of the reactant A is 0.5 molar than the half life, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोलर दे दिया है, देन द हाफ लाइफ पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक, ध्यान समझिएगा बात को कि टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। इनिशियल कंसंट्रेशन के तमाशे मत फंसना, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ओके, अच्छा ये जो 0.693 आता है ना बच्चों, ये एक्चुअल में 2.303 लॉग 2 रहता है, जिसका बेस क्या रहता है 10 अपॉन क्या के। अच्छा ये बात समझ में रहे हो, लॉग 10 के सामने 2.303 रहेगा ना, उसी को तुम लोग log 2 बेस में क्या डाल दो e अपॉन के भी लिख सकते हो। और ये जो log e रहता है ना, इसी को हम लोग ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग। तो फाइनली कौन सा आंसर आया, हाफ लाइफ पीरियड कितना आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln के नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट के। घुमा दिया है बस आपको। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि 2a से b प्लस c बन रहा है, इट वुड बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर के बारे में बात कर दिया, मतलब आप सीधे सीधे समझ गए कि भैया रेट इक्वेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं ना। पूरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आप प्रोडक्ट का कहीं रोल नहीं पढ़ेंगे, पूरा रोल किसका है, रिएक्टेंट का। बिकॉज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है प्यारे बच्चों, तो आप समझ गए कि पावर में क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थोड़ी देर पहले भी तो हमने ये देखा ही था। तो बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, तो बिल्कुल गलत है। आगे कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है अब वो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका क्या आंसर आ गया, बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि 3a से 2b बन रहा है, रेट डिसोसिएशन dv बाई dt लाना है। अरे प्यारे बच्चों सीधे सीधे समझ गए, 1/3 dA बाई dt, ये रिएक्टेंट है इसलिए इसके सामने माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1/2 dB बाई dt। तो अगर हमें केवल dB बाई dt चाहिए, ठीक है, इसके सामने क्या लगेगा, प्लस लगेगा, तो वो क्या हो गया, सीधे सीधे -2/3 dA बाई dt। अब आप ये पैटर्न देख सकते हैं कि नीट अभी तक नहीं भी पूछ रहा है तो इस पे 5वीं 7वीं बार सवाल पूछ गया। यही चीज तो इन वीडियोस की खासियत है जो अभी आपके लिए बनाई जा रही हैं, कि आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिए जाएं, हर चैप्टर का बना रहा हूं ना मैं, आपको लग रहा है सर इस चैप्टर में तो चलो भला हो जाएगा, हर चैप्टर में ही ऐसे एक एक सवाल अगर हम चुराते चले गए तो पता चलेगा केमिस्ट्री में 180 आ गया ना। ठीक है, किस्मत ही खुल जाएगी फिर तो। चलिए, पर आपकी ओर से यार थोड़ा सा प्यार की उम्मीद करूंगा मैं, थोड़ा सपोर्ट की उम्मीद करूंगा मैं। ठीक है, और मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करेंगे भी। हाउ एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एंजाइम कैसे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो याद रखिए बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन तो तब इंक्रीज होगा जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, संक्रियण ऊर्जा, मतलब किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी। अब ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतना लेट चालू होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम आएगा। ठीक है, तो एंजाइम इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन बाई लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, वो क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। अब ये क्वेश्चन आप देखिए भाई, ये पहले से ही नीट ने पूछ रखा है, सीधे सीधे हमको आंसर मिल जाएगा।
Br2 और Br के बीच में रिलेशन चाहिए। पहले देखो, पहले Br2 के साथ Br का पूछ दिया था, इस बार Br माइनस के साथ Br2 का पूछा है। तो सीधी सी बात है, इसका 3 Br2 में जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा और इसका 1/5 नीचे रहेगा। सामने माइनस लगा देना क्योंकि इसका माइनस उधर चले जाएगा। तो 1/5 3 माइनस हो गया आंसर। चलिए आगे आते हैं। सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, रिपीट हो गया वो क्वेश्चन। अगला सवाल बच्चों, फॉर अ फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आप सबने पढ़ रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला ही होता है 0.693 अपॉन के। हाफ लाइफ पीरियड जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ना, ए बोल लो या ए नॉट बोल लो, इस पे डिपेंड नहीं करता, उसके फॉर्मूले में आया ही नहीं। ठीक है, देख रहे हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है। आप देख पा रहे हो कि अब आपसे भी ये सारे सवाल बन रहे हैं, और अगर अब बन रहे हैं तो उस दिन भी बनेंगे जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अभी बन रहा है, आपसे पहले भी बन रहे होंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट टैलेंटेड हैं, बधाई के पात्र हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, भाई भैया एक्टिवेशन एनर्जी के लिए तो फॉर्मूला ही पढ़े थे ना, log ऑफ K2 बाई K1 इक्वल टू आया EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को अगर आप लोग को इवेल्युएट करना है, उसका संक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, तो इवेल्युएट रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। आपको K2 बाई K1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हो गया आंसर, फॉर्मूला ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, आगे के सवाल देख लेते हैं बच्चों। आज का टारगेट था कि हम नीट में केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन को कवर कर देना। इसलिए इस वीडियो में भले ही वीडियो का लेंथ बढ़ गया होगा, पर समझ लो लगभग 50 से ज्यादा सवाल हैं। अब मैंने काउंट तो नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि अराउंड 40-50 की रेंज में तो जरूरी रहे होंगे क्वेश्चन। द गिवन रिएक्शन Fe 2 टाइम्स FeCl3 प्लस SnCl2। याद रखना बच्चों, मैंने जो केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो बनाया है क्लास 12 या नीट स्टूडेंट्स के लिए, अलग से प्लेलिस्ट चलती है जिसमें पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसमें मैंने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शन के बारे में पढ़ाया है। और उसमें ही आपको मेंशन किया गया था कि FeCl3 और SnCl2, FeCl3 और SnCl2 आपस में रिएक्ट करके एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जनरेट करते हैं। किस ऑर्डर को रिएक्शन जनरेट करते हैं? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से हायर ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, उसके बीच का जो फोर्स लगता है ना, वो आफ्टर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है। तो बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो रिएक्शन भी कहाँ होगा। इसलिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक तो एक रेंज तक एक्सेप्ट किया जाता है। थर्ड ऑर्डर भी इनफैक्ट बहुत रेयर है, पूरे अर्थ पे इसके 2-4-10 एग्जाम्पल ही होंगे और कुछ नहीं होंगे। और इसके बाद के जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आते हैं वो काफी ज्यादा रेयर हो जाते हैं, इनफैक्ट इम्पॉसिबल भी हो जाते हैं। ये भी एक पॉइंट है, यूपीएससी ने इस पे एक बार सवाल पूछ दिया है जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3.5 आया था। ओके चलो खैर, हमको तो नीट और आईआईटी से मतलब है। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ना, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो ऐसे पैटर्न कई कई टाइम से रिपीट किए जा रहे हैं, तो ये अब आपका काम होना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे उसका आंसर क्या आया। आगे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों के लिए? बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, क्या पूछता है? बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। भैया एंजाइम जब भी रिएक्ट करता है तब वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, और रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो बायोकेमिकल हो चाहे कुछ भी हो, एंजाइम कहाँ यूज होगा? बायोकेमिकल रिएक्शन में तो यूज होगा ना, हमारे बॉडी में यूज होगा, एनिमल सेल्स में यूज होगा। ठीक है, ये एनिमल बॉडी में यूज होगा। तो वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। कहानी खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अच्छा, मतलब फाइनली हमने पूरी तरह से इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और होप सो अगर आपने ये पूरा वीडियो पूरा अंत तक देखा है तो नीट के पेपर के दिन भी आपसे इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे सवाल आपसे लगेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और उसका करेंगे पोस्टमार्टम। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो,
अपना खूब ख्याल रखो। जय हिंद।